जय हिंद साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल पर मैं अजय बहुगुणा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आजकल की इन क्लासों के अंदर हम पढ़ रहे थे कुछ डाउट सेशंस कि विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कितने प्रकार के डाउट्स आपके एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। और आपके एग्जाम सेंटर्ड हम डाउट पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से एग्जाम्स में हमारे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले कुछ डाउट्स हैं। तो बच्चों, हमने नाउन के डाउट्स पढ़े थे, हमने प्रोनाउन के कुछ डाउट्स पढ़े थे, और पिछली क्लास में जब हम प्रोनाउन के कुछ डाउट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। पिछली क्लास के अंदर हम जो चर्चा कर रहे थे बच्चों, किसकी कर रहे थे? रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन के सेक्शन के अंदर। इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बच्चों एग्जाम में बनते हैं। उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और उन्हीं को हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा एग्जाम में आता है। तो बच्चों, उसी क्लास को, हमारी जो पिछली क्लास थी, हम उसी को टू बी कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन और उनका यूज इन द सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो हम किस क्लास की शुरुआत करेंगे? वही जो हमने पिछली क्लास के अंदर लिया था, यानी फिर हम क्या लेंगे बच्चों? एक डाउट सेशन लेंगे और ये डाउट सेशन जो रहेगा इट विल बी फुल्ली डेडिकेटेड टू द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को पूरी तरह से ये डेडिकेटेड हमारा सेक्शन रहेगा और इसी में हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है जब हमारा सेंटेंस के अंदर यूज होता है तो कितनी दिक्कतें हमारे सामने क्रिएट करता है। तो बच्चों, चलो हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को देखने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि कितने प्रकार से इसके यूज जो है हमारे वाक्य के अंदर हो सकते हैं और कितनी प्रकार से ये हमारे वाक्य में हमारे सामने समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। तो इस डाउट सेशन में हमारा फोकस किस पे रहेगा? इस रिलेटिव प्रोनाउन पे रहेगा। हम देखेंगे कि हम कहाँ पे अटकते हैं या कहाँ पे हमें मालूम नहीं पड़ता किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास कुछ क्वेश्चंस के साथ में। एंड बी अटेंटिव, रिप्लाई अस। क्या बोर्ड पे क्वेश्चंस देखिए, समझने की कोशिश कीजिए एंड रिप्लाई इन अवर कमेंट बॉक्स। ओके, तो बोलिए एक बार देश के नाम वंदे मातरम और चलते हैं हमारी क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ में। मैंने कहा रश्मि इज द prettiest girl whom I have come across। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन फटाफट देखिए, आपका आंसर क्या हो सकता है देने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए। फिर मैंने कहा उसेन बोल्ट इज द fastest runner who won many Olympic medals। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न फिर करने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने कहा which is the shirt, मैंने कहा which is the shirt which you bought yesterday। फिर मैंने कहा विच इज द शर्ट विच यू बॉट यस्टरडे। ये हमारे सामने क्वेश्चन हो गया, इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देते हैं। फिर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले एक बार इन तीन क्वेश्चंस पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़े तो थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन ही। और हमने पिछली क्लास में जब बात करी थी तो बच्चों हमने किसकी बात करी थी? हमने हु या हुम की बात करी थी। किसकी बात करी थी हमने? या तो हु की बात करी थी, या हुम की बात करी थी, या हुज की बात करी थी, और या फिर हमने
विच की बात करी, ठीक है। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने इन चीजों के ऊपर बात करी थी, रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के हमने इन रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर चर्चा करी थी, ये किस प्रकार से ये हमारी सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। तो बच्चों चलते हैं, इन्हीं से थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और थोड़ी सी और चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं। दिमाग में पहली वाली क्लासों को ध्यान में रखिएगा और अपने उत्तर देने की कोशिश करिएगा, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा डिफरेंट मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो मैंने कहा रश्मि इज द प्रेटीएस्ट गर्ल, ठीक है। रश्मि सबसे सुंदर लड़की है उन लड़कियों में जिनसे मैं मिला हूं। आई हैव कम अक्रॉस एवर, मान लो आई हैव कम अक्रॉस एवर, कि जिनसे मैं कभी भी मिला हूं उनमें रश्मि सबसे प्रेटीएस्ट यानी सबसे सुंदर लड़की उसे दिखलाई दी। यहाँ पे हमने देखा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें यूज होता हुआ दिखलाई दिया किसका बच्चों, हुम का, ठीक है। हुम का हमें यूज होता हुआ दिखलाई दिया। और पिछली क्लास जब हमारी हुई थी तो हमने हुम के लिए क्या बनाया था, एक फॉर्मूला बनाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आपको मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो बच्चों, कोई पर्सन, क्या मिल रहा हो, कोई पर्सन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मिल रहा हो आपको कोई क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले यदि आपको मिले कोई पर्सन और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद आपको मिले कोई डिफरेंट पर्सन, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करते हैं बच्चों, हुम का यूज करते हैं। यही तो पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले हमें मिल रहा हो कोई पर्सन, क्या मिल रहा हो, कोई पर्सन, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद भी हमें मिल रहा हो कोई पर्सन, तो हम क्या करते हैं वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम का यूज करते हैं। तो जब हम यहां देखते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले हमें दिखाई दी गर्ल, गर्ल का मतलब पर्सन, क्या दिखाया दिया, एक पर्सन, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद हमें दिखाई दिया फिर एक सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एक डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो दोनों तरफ हमें पर्सन दिखाई दिया, इधर गर्ल दिखाई दी, उधर हमें आई दिखाई दिया। तो हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में उसके हिसाब से हमारा यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, हुम हो जाएगा, ठीक है। यही तो पढ़ा है हमने। लेकिन बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अब हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। तो हु और हुम के अलावा हमारे पास और भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो उनका यूज कहाँ होगा, वो कहाँ पे यूज हो पाएंगे, हम उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कैसे सेंटेंस में पता लगाएंगे कि यहाँ पे यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन कुछ और भी हो सकता है। तो बच्चों गौर करने की कोशिश करना, मैंने कहा था आपको रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यदि मिल रहा हो आपको कोई पर्सन और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में भी आपको मिल रहा हो कोई डिफरेंट पर्सन, तो वहां पे आप किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हुम का यूज करते हैं। लेकिन हम एक और चीज पे गौर करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले हमें क्या मिल रहा है, पर्सन, और पर्सन से ठीक पहले हमें क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, डिग्री। और कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्या मिल रही है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार पूछे प्रश्न है कि हमने कहा रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले हमें मिल तो रहा है पर्सन, लेकिन पर्सन से ठीक पहले हमें क्या मिल रही है, ये सुपरलेटिव डिग्री मिल रही है, और यहां पे हमें आने वाला डिफरेंट पर्सन मिल रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज नहीं करेंगे, हुम का। किसका यूज नहीं करेंगे, हुम का। यदि सुपरलेटिव डिग्री का पर्सन से पहले यूज हो गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे यूज होने वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, दैट। कौन सा हो जाएगा, दैट। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कहां किसका यूज करेंगे, यहां पे दैट का, ठीक है। बात समझ में आई। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले हमें कोई मिल रहा हो पर्सन, लेकिन उसके साथ आई हो कोई आपकी सुपरलेटिव डिग्री, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, दैट का। ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। उसेन बोल्ट, नाम से हम वाकिफ हैं। उसेन बोल्ट यार बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार का सबसे तेज धावक है। तो हमने कहा उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर, सबसे तेज धावक है। हु वॉन मेनी ओलंपिक मेडल्स, ठीक है, उसने ओलंपिक के बहुत सारे मेडल जीते, बहुत सारे रिकॉर्ड है उसके नाम कहीं पे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं क्या हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज किया बच्चों, हु का। पढ़ा भी हमने ये था, क्या पढ़ा था, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले मिल रहा हो आपको कौन, पर्सन, और इसके बाद मिल रही हो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो आपको यहाँ मेन वर्ब दिखाई दी, रनर के रूप में आपको यहाँ पर्सन दिखाई दिया, तो हमने क्या कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस हु का यूज कर दिया, जो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। लेकिन फिर वही थोड़ी सी चीज हम भूल गए। क्या भूल गए, फिर एक और फॉर्मूला हमारे पास बना कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले तो आपको दिखाई दे रहा हो कोई
पर्सन। ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आपको दिखाई दे रहा हो कोई पर्सन, लेकिन पर्सन से ठीक पहले आपको क्या दिखाई दे रही हो, कोई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिखाई दे रहा हो पर्सन, और पर्सन के साथ आपको क्या दिखाई दे रही हो बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। क्या दिखाई दे रही हो, सुपरलेटिव डिग्री। और दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में कोई भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले यदि हमें मिल रहा है कोई पर्सन, और पर्सन के साथ यूज हो रही है कोई सुपरलेटिव डिग्री, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में यदि हमें कोई मिल रही है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसी जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिसका यूज किया जाएगा वो क्या होगा बच्चों, आपका दैट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दैट कहाँ होगा। पिछली क्लास में हमने हु देखा, हुम देखा, विच देखा, हुज देखा। अब उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस दैट पे हम पहुंच गए हैं। तो दैट कहां पे यूज हो रहा है, जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आपको मिल रहा है कोई पर्सन, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में आपको मिल रहा है कोई डिफरेंट पर्सन, लेकिन उसके साथ में मिल रही है आपको यहाँ पे क्या, कोई सुपरलेटिव डिग्री। आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले पर्सन और उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दैट का प्रयोग कर दीजिए, आपका बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर चलते हैं तीसरे सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, ये तो दैट की बात हुई है, दैट हमारे समझ में आ गया। तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं, विच इज द शर्ट विच यू बॉट यस्टरडे। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि थिंग्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यूज होता है वो कौन सा होता है बच्चों, विच। जानवरों के लिए या थिंग्स के लिए हम जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो कौन सा होता है हमारा, विच। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जरा एक बार ये सेंटेंस पढ़िए और मुझे देख के बताइए, क्या हमें ये लिखा हुआ सेंटेंस बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि दिया गया सेंटेंस से हमारा काम चल सकता है? ऐसा लग रहा है हमें कहीं से इस सेंटेंस को देख करके। चलो दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा विच इज द शर्ट विच यू बॉट यस्टरडे। विच, एक विच यहां, एक विच यहां, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा? ठीक है, एक ही सेंटेंस में दो विच मैंने यूज कर दिया, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा? लग तो रहा है सर, लेकिन अगर नहीं लगाएं तो फिर क्या लगाएं, क्योंकि आपने यही तो बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आपको मिल रही हो कोई थिंग और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में मिल रहा हो कोई पर्सन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, थिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसको दर्शाता है, अपने से पूर्वहाय एंटीसीडेंट को दर्शाता है, उसी के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। तो सर इससे पहले शर्ट आई है तो हम इसका भी यहाँ पे यूज कर देते हैं, किसका यूज कर देते हैं, विच का प्रयोग कर देते हैं, तो वाक्य सही जाएगा। नहीं बच्चों देखो, अगर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में मिल गया ये विच, ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, वाक्य कैसा है आपका, प्रश्नवाचक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हमने लगाया है। ठीक है, तो वाक्य में अगर आपको प्रश्न मिल गया और ऐसा प्रश्नवाचक सेंटेंस आपका शुरू हुआ हो किससे, इसी विच से। किससे शुरू हुआ हो बच्चों, इसी विच से शुरू हुआ हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यदि बात हुई हो किसी थिंग की, किसकी, यदि किसी थिंग की, और बाद में आया हो कोई पर्सन, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होने वाला जो आपका, सॉरी, इस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ठीक यूज होने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा वो आपका क्या रहेगा बच्चों, दैट रहेगा। याद रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को कि विच इज द शर्ट दैट यू बॉट यस्टरडे, ऐसा नहीं है विच इज द शर्ट विच यू बॉट यस्टरडे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, हम रिपीट कर रहे हैं। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में आपको प्राप्त हो रहा हो विच, विच के बाद में यदि फिर आपको विच लगाना है यानी थिंग के लिए कोई चीज यूज करनी है ऐसे सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करेंगे, विच का यूज आप नहीं करेंगे। हम जिसका यूज करेंगे वो क्या होगा बच्चों, दैट होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी और थोड़ी चीजें आप लोगों की क्लियर भी हो रही होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों ये, और बहुत कंफ्यूज करती है कि पता ही नहीं पड़ता हम कहाँ क्या लगाएं कहाँ क्या नहीं लगाएं, है ना। इसलिए इन चीजों को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना कि ये चीजें किस प्रकार से होती है, हाउ दिस थिंग्स हैपन। ठीक है, तो क्यों हमारे पास, क्यों के रीजन हमें मिले कि क्यों हमने इस दैट का प्रयोग किया, हमें सुपरलेटिव डिग्री मिली इसलिए हमने दैट का प्रयोग किया, और हमें इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में स्वयं क्या मिला बच्चों, विच मिला। तो हम दोबारा विच का प्रयोग करें तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इसीलिए हमने क्या करा बच्चों, विच के स्थान पर हमने क्या करा बच्चों, हमने उस दैट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, फिर थोड़ा हम और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसी रिलेटिव प्रोनाउन को, इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस हम देखते हैं। फिर मैंने कहा हु इज द बॉय हु इज इन ब्लू
शर्ट। ठीक है बच्चों, गौर से देखना। हु इज द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट। ठीक है, फिर ऐसा ही एक और एग्जांपल लिखता हूं, हु वॉज द जज हु गेव द डिसीजन। ठीक है, गौर करिएगा सेंटेंस के ऊपर, बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए। फिर मैंने कहा ही इज द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन हु came to my house yesterday। ठीक है, फिर मैंने कहा what is there, मैंने कहा what is there, what is there which I don't know। ठीक है बच्चों, फिर हमने ये 4 प्रश्न लिखे और इन्हीं 4 प्रश्नों को हम फिर एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि इनसे रिलेटेड हमारे पास फिर एक बार क्या समस्या आ सकती है। तो देखो बच्चों, हम गौर करते हैं, तो हम फिर ऊपर वाले सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं और वहीं पर हमारी बात घूम करके आ जाती है। मैंने कहा हु इज द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट। ठीक है, फिर हमारी बात वहीं आ गई जहां से हमने शुरू करी थी। मैंने कहा हु इज द बॉय, हु इज द बॉय, कौन सा लड़का है वो जो ब्लू शर्ट नीली शर्ट में है, वो कौन सा बच्चा है। तो बच्चों देखो, इंट्रोगेटिव शब्द के रूप में हमारे पास किसका यूज हुआ है, हु का, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हमारे पास किसका यूज हुआ है, फिर हु का। एक बार फिर आप सेंटेंस जब बोल करके देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, हु इज द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट। व्हाट इज दिस, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, हु हमने दोबारा रिपीटेड कर दिया, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। तो बच्चों देखो, इस प्रकार से जब वाक्य आपके सामने आ रहा हो, जब इंट्रोगेटिव वर्ड आपका स्वयं रिलेटिव प्रोनाउन में के रूप में भी यूज हो रहा है, क्या कि जब आपका इंट्रोगेटिव प्रश्न यानी आपका सेंटेंस में आया हुआ प्रश्नवाचक शब्द जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो रहा हो, क्योंकि हु का यूज क्या होता है, उससे ठीक पहले तो आना चाहिए कोई पर्सन और उसके ठीक बाद आनी चाहिए कोई वर्ब, वहां पे हु का यूज होता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस के अंदर एक फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया, यदि किसी सेंटेंस के अंदर क्या प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आपको फिर मिल रहा है कोई वही रिलेटिव प्रोनाउन जो उस वाक्य के अंदर यूज हुआ है, तो ऐसे वाक्य में हम किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम इस प्रश्नवाचक शब्द जो हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है उसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ना करके उसके स्थान पे हम किसका यूज कर देंगे मेरे बच्चों, दैट का। ठीक है, फिर एक चीज हमारे पास और तैयार हो गई, दिस इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन दिस सेकंड सेंटेंस ऑल्सो। हु वाज द जज, हमने कहा हु वाज द जज हु गेव द डिसीजन, कौन सा है, हु यानी फिर आपके सामने एक क्या आ गया बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। क्या आ गया आप लोगों के सामने, फिर एक प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। प्रश्नवाचक वाक्य में यूज होने वाला शब्द आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में फिर एक प्रश्नवाचक शब्द आ गया जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो रहा है। तो वही बात आ गई, फिर हम इसको रिपीट ना करके प्रश्नवाचक शब्द और रिलेटिव प्रोनाउन एक ही होने की स्थिति में हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को वहां से हटा देंगे और उसके स्थान पे फिर हम किसका यूज कर लेंगे, दैट का। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दैट, है ना, बहुत बार किताबें भी इतना नहीं समझा पाती है हमें। ठीक है, फिर मैंने कहा ही इज द सेम पर्सन हु केम टू माई हाउस यस्टरडे। ठीक है, फिर हमने देखा हु, फिर हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में फिर किसका यूज हुआ है, हु का। और हु का जब प्रयोग पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हु से पहले मिलना चाहिए हमें क्या, कोई पर्सन। क्या मिलना चाहिए हमें, कोई पर्सन। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों, पर्सन मिलना चाहिए। और हु के रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में हमें क्या मिलनी चाहिए, कोई वर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, हु का। तो हमारे हिसाब से तो वाक्य सही है। फिर हमने देखा वाक्य प्रश्नवाचक भी नहीं है, हु का प्रयोग कहीं दूसरे
दूसरी जगह भी दिए गए वाक्य के अंदर तो नहीं हो रहा। ही इज द सेम पर्सन, ये वही तो व्यक्ति है जो मेरे घर कल आया था। तो वाक्य तो बिल्कुल ठीक सा प्रतीत हो रहा है। हु के ठीक पहले हमें दिखाई दे रहा है कोई पर्सन, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में हमें दिखाई दे रहा है क्या, एक वर्ब। तो एंटीसीडेंट अगर आपके पास में क्या हो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो ये शब्द आया इसको क्या कहते हैं हम, एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, पहले भी बताया था, ठीक है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट के रूप में आपको मिल रहा हो कोई पर्सन, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में आपको मिल रही हो कोई वर्ब। तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु ही तो होता है सर। लेकिन एक बात गौर करिएगा बच्चों, यदि वाक्य में आपको दिखलाई दे क्या, द सेम, क्या दिखलाई दे, द सेम, वाक्य में आपको दिखलाई दे ऑल, वाक्य में आपको दिखलाई दे नो, वाक्य में आपको दिखलाई दे नन, ठीक है, वाक्य में आपको दिखलाई दे द ओनली, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जब भी वाक्य में आपको दिखलाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिए गए वाक्य के अंदर हमारा कौन सा प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का। क्यों, क्योंकि दिए गए वाक्य में हमें यह दिखाई दे रहा है कि द सेम, तो द सेम, द ओनली, ठीक है, द ओनली, नो, नन, ऑल, नथिंग, इस प्रकार के शब्द आपको अगर किसी वाक्य के अंदर दिखाई दे तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बच्चों आप किसका यूज करोगे, इसी दैट का यूज आप लोग करोगे। बात इतनी समझ में आई, ठीक है। समझ रहे हैं हम दैट कहां प्रयोग में हो रहा है, समझ रहे हैं हम कहां हु नहीं प्रयोग होगा या हुम नहीं प्रयोग होगा, उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने कहा व्हाट इज देयर विच आई डोंट नो, मैंने कहा व्हाट इज देयर विच आई डोंट नो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस फिर वही बात आ गई कि देयर यानी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे विच, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आपको देयर कोई पर्सन तो है नहीं, और पर्सन नहीं है तो वहां पे अपने आप में उसको क्या मान लेते हैं हम, थिंग, क्या मान लेते हैं उसको हम, थिंग। तो एंटीसीडेंट के रूप में अगर कोई पर्सन ना मिले, तो एंटीसीडेंट के रूप में अगर कोई पर्सन हमें नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, थिंग। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में क्या मिल रहा हो, कोई डिफरेंट पर्सन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम थिंग के लिए किसका यूज करते हैं, विच का ही तो यूज करते हैं। यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य अगर शुरू हो रहे हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य आपका शुरू हो रहा हो या तो व्हाट से, या तो व्हाट से, या फिर वो वाक्य शुरू हो रहा हो WHO हु से, तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप किसका यूज करोगे, दैट का। तो दिए गए वाक्य आपका किससे शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से, किससे, इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम विच के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, इस दैट का। अब हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक हो गया। तो इतनी बात समझ में आई कि हम दैट का प्रयोग कहां कर रहे हैं। ये है कि दिए गए सेंटेंस में दैट का प्रयोग कहीं भी कर देंगे। दैट के अपने कुछ नियम हैं, अपनी कुछ उसकी ऑब्लिगेशंस है, अपनी कुछ उसकी संभावनाएं सेंटेंस के अंदर बनती है, तब जाकर के हम इस प्रकार के वाक्यों के अंदर बच्चों क्या करते हैं, इस दैट का प्रयोग करते हैं। ये क्लास इसीलिए ली जा रही है ताकि आपको इन रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड किसी प्रकार के कोई एरर आप ना करें और इनको डीपली आप लोग समझ जाएं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी सी इस दैट की थियरी क्या है एंड हाउ इट वर्क्स इन ए सेंटेंस, किस प्रकार से किसी भी वाक्य के अंदर ये काम करता है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट इन दिस सेंटेंस दैट एज द रिलेटिव प्रोनाउन विल बी यूज्ड, किस प्रकार से हमें ये मालूम पड़ेगा क्या कि दैट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम कैसे यूज कर रहे हैं। आप लोगों के शायद इस क्लास के अंदर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, और थोड़ी सी एक और चीज मैं देखने की कोशिश करता हूं। फिर मैंने एक और प्रश्न लिखा, मैंने कहा आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच आई हैड। ठीक है, मैंने कहा आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच आई हैड। फिर मैंने एक और प्रश्न आपके सामने लिखा, आई फिर ऐसे कर लेते हैं, द
horse and the man which entered my house without permission were turned out। ठीक है, गौर से देखना। फिर मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने लिख रखता हूं। मल्लिका decorated the classroom whom I know। Mallika decorated the classroom whom I know। ठीक है, तो ये हमने फिर कुछ सेंटेंस लिखे और इनमें देखने की हमने कोशिश जब करी कि हमें कैसे फाइंड आउट करें, हम कैसे पता लगाएं कि दिए गए वाक्य के अंदर आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा। तो बच्चों फिर हम इन सेंटेंस के ऊपर देखते हैं। तो मैंने कहा आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच आई हैड। मैंने क्या कहा? आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच आई हैड। तो एक बार देख के बताना कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे किसका यूज हुआ है। आपने देखा और आपने कहा सर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें क्या मिला है, यहाँ पे विच मिला है। ठीक है, तो विच का प्रयोग कब करते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको क्या मिल रहा हो, कोई थिंग। और थिंग का कैसे पता लगाओगे, ये मैंने बताया था कि अगर आने वाला एंटीसीडेंट आपका क्या नहीं हो, आने वाला एंटीसीडेंट अगर आपका कोई पर्सन नहीं है तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक थिंग हो गया। तो ये मनी अपने आप में क्या हो गया, थिंग हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या मिल रहा है आपको, एक डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या मिल रहा है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में थिंग के हिसाब से, एंटीसीडेंट के हिसाब से आप किसका यूज करते हो, विच का यूज करते हो। बिल्कुल ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था, है ना बच्चों, यही तो पढ़ा था हमने कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग क्या होता है, किसी एंटीसीडेंट यदि उससे पहले आता है और बाद में आपको मिलता है एक डिफरेंट सब्जेक्ट, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन बच्चों अभी ध्यान रखना, इससे ठीक पहले मैंने बात करी थी, इससे ठीक पहले अभी मैंने बात करी थी, यदि वाक्य में आपके दिया गया हो क्या, ऑल, क्या दिया गया हो आपके, ऑल, या फिर दिया गया हो आपके ओनली, द ओनली मान लो, ठीक है, या फिर आपके दिया गया हो नथिंग, ठीक है, या फिर आपके दिया गया हो द सेम, ठीक है, ये अभी मैंने बताया था आपको। इस प्रकार के अगर आपको मिल रहे हैं तो वहां पे इस प्रकार के शब्द मिलने पर आप ऐसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर आपने ये बताया था, लेकिन इन सब का इन चीजों से क्या सरोकार है, इस वाक्य से ये चीजें कहां मेल खाती है। तो बच्चों देखो मेल खाएगी, हमें थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ना आना चाहिए, तब तो चीजें मेल भी खाने लगेगी। तो हम जब देखते हैं तो दिया गए वाक्य में हमें क्या दिखलाई देता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच, और विच के साथ हमें क्या दिखाई देता है, मनी। मनी अपने आप में क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और ये क्या हो गया, अपने आप में कोई चीज हो गई। ठीक है, लेकिन मनी से ठीक पहले आओगे तो आपको क्या लिखलाई देगा, द लिटिल। क्या लिखा हुआ दिखलाई दिया हमें, द लिटिल। ठीक है, द लिटिल का मतलब क्या होता है बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको, ए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ठीक है, हमने पढ़ा था। और जब हमने पढ़ा था लिटिल, लिटिल यानी बिल्कुल ना के बराबर, जिसका होना या ना होना बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंस देता है। ए लिटिल यानी बिल्कुल थोड़ा सा। और जब हमने द लिटिल की बात करी थी तो द लिटिल की बात करी थी तो पूरा का पूरा। ठीक है, थोड़ा है लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा, यानी कि ये द लिटिल अपने आप में किस चीज का सेंस देने लग गया, ये ऑल का सेंस देने लग गया। अपने आप में ये किसका सेंस देने लग गया, ये ऑल का सेंस देने लग गया। और जैसे ही ये ऑल का सेंस देने लग गया तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ऑल के हिसाब से क्या तैयार हुआ बच्चों, दैट। क्या तैयार हुआ, दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका किसका प्रयोग कर दिया आपने, दैट का। बात समझ में आ रही है, समझना।
रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है, रटोगे तो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। हमें बेसिक चीज पकड़नी है, पकड़ना है इस चीज को कि कहां से दी हुई आ सकती हुई चीज। तो बच्चों देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले हमें मिल रहा हो कोई एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के साथ में हमें द लिटिल मिल गया, ऑल मिल गया, द ओनली मिल गया, नथिंग मिल गया, द सेम मिल गया। इस प्रकार की यदि कुछ शब्द हमें मिल गए, और ये द लिटिल अपने आप में किसका बोध कराता है? थोड़ा तो है, लेकिन है जितना वो सब है, उस सब का बोध कराता है। इसीलिए वो हम उसके हिसाब से क्या कर देंगे, ऑल का सेंस ये दे रहा है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमारे पास क्या तैयार हो गया? दैट तैयार हो गया। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। फिर हमने कहा द हॉर्स एंड द मैन विच एंटर्ड माई हाउस विदाउट परमिशन वर टर्न्ड आउट। ठीक है, एक घोड़ा और एक आदमी जो मेरे घर में प्रवेश कर गए मेरी अनुमति के बिना, उनको टर्न्ड आउट यानी मैंने घर से भगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे इस पूरे सेंटेंस में देख करके बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन कहां है और कौन सा है। आपने कहा सर मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा विच। ठीक है, आपने कहा सर मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा विच। तो मुझे ये बताओ कि वाक्य में आने वाला विच क्या हमारा सही है? देखने की कोशिश करो, एक बार बताने की कोशिश करो कि आने वाला हमारा विच जो है बिल्कुल सही है। चलो देख लेते हैं। विच की जो चीज हमारे पास तैयार होती है वो क्या तैयार होती है कि आने वाला पहले तो हो आपके पास कोई पर्सन, आने वाला पहले एंटीसीडेंट के रूप में आपको मिले कोई पर्सन, और उसके बाद मिले आपको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट तो हमें मिल नहीं रहा, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? एंटर्ड, वर्ब मिल रही है। और विच के लिए आने वाली चीज पहले क्या होनी चाहिए थी? थिंग होनी चाहिए थी। पहले क्या होनी चाहिए थी? एंटीसीडेंट आपके पास कोई थिंग होना चाहिए था, लेकिन एंटीसीडेंट आपको क्या मिल रहा है? मैन। मैन का मतलब आपको एंटीसीडेंट क्या मिल रहा है? पर्सन। और बाद में आपको क्या मिल रही है? मेन वर्ब। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका विच तो नहीं बनता है। तो विच नहीं बनता है तो क्या हम इसके स्थान पर हु का यूज कर दें? क्या हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज कर दें? चलो इस हु को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने कहा हु का प्रयोग कहां होता है? जहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यानी एंटीसीडेंट के रूप में मिल तो रहा हो एक पर्सन। क्या मिल रहा हो? एक पर्सन। और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद में आपको मिल रही हो एक वर्ब। ठीक है, ये दोनों हमें मिल रहा है तो हु का प्रयोग बिल्कुल ठीक हो गया है ना बच्चों। तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, सही बात है। लेकिन थोड़ा पीछे वापस आओ, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? एंड कंजक्शन। और एंड कंजक्शन से पहले क्या जुड़ा है? द हॉर्स। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में आपके एक तो घोड़ा है और दूसरा आदमी है, एक तो एनिमल है और दूसरा हमारा मैन है। यानी 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों ही क्या है? एक तो एनिमल है और दूसरा इंसान है यानी पर्सन है। और हमें पता है एनिमल विच, एनिमल के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं और इंसान के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन देखो, अगर मैं लगाता हूं यहां पे विच, तो विच हमारा सेटिस्फाई तो करता है, इस हॉर्स को तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन वो इस द मैन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पे विच लगाता तो वो मेरे हॉर्स को सेटिस्फाई कर देता, लेकिन वो मेरे द मैन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा ये दोनों ही है। द हॉर्स भी सब्जेक्ट है और द मैन भी सब्जेक्ट है, एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। अब सपोज मैं करता हूं कि विच नहीं लगाता हूं, मैं विच के स्थान पे इस हु का प्रयोग कर देता हूं, तो हु मेरा इस मैन को तो क्या करता है? सपोर्ट करता है, लेकिन हु मेरा इस द हॉर्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, हु मेरा इस मैन को तो सपोर्ट कर देगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन हु मेरा इस हॉर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हु मेरा अगर हॉर्स को सपोर्ट नहीं करेगा, इसका मतलब मैं वहां पे हु का प्रयोग भी नहीं करता हूं। तो जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाए, जब ऐसी स्थिति बन जाए हमारे पास कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आपको मिल रहा हो कोई पर्सन, और पर्सन के साथ एंड कंजक्शन के साथ में कोई जुड़ रहा हो आपका एनिमल या थिंग। ठीक है, तो एनिमल या थिंग जुड़ रही हो किसी पर्सन के साथ में एंड कंजक्शन के माध्यम से, तो ऐसे वाक्य के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका लगेगा वो ना तो विच लगेगा ना आपका हु लगेगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा लग जाता है बच्चों? दैट। कौन सा लग जाता है? दैट। तो दैट लगते ही आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई अपने? ठीक है, ठीक है। तो देखो ये बारीकी है बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं जहां से ये चीजें निकल करके आती है और एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। तो आज की क्लास में हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर है कि हम इन चीजों को समझें कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं हम इस अगले सेंटेंस के ऊपर। अगले सेंटेंस पे जब हम चलते हैं तो मैंने देखा, क्या देखा? मल्लिका डेकोरेटेड द क्लास रूम
आई नो, जिसको मैं जानता हूं, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि एक बार इसमें देख के जरा बताना कि रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्या दिखाई दिया। आपने सीधा कह दिया सर whom दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? whom दिखाई दिया, ठीक है, ठीक है। अब whom का प्रयोग किसके लिए होता है मुझे बताना जरा। whom का प्रयोग होता है इंसान के लिए, पर्सन के लिए। whom का प्रयोग किसके लिए हो गया? पर्सन के लिए। बात तो इतनी समझ में आ गई। whom का प्रयोग होता है हमेशा किसके लिए? इस पर्सन के लिए, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किस चीज की बात करता है? अपने से पहले आए एंटीसीडेंट के रूप में जो भी शब्द आया है, अपने पहले से जो एंटीसीडेंट उसके पास आया है उसी एंटीसीडेंट की बात वो करता है। तो जरा इस गौर से इस सेंटेंस में देखना और मुझे ये बताना, क्या whom से पहले आपको एंटीसीडेंट के रूप में कोई पर्सन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। क्लासरूम कोई पर्सन तो है नहीं, ठीक है। क्लासरूम कोई पर्सन तो है नहीं। हालांकि मुझे इसके बाद में एक क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लासरूम अपने आप में कोई पर्सन तो है नहीं। तो पर्सन अगर वो है नहीं तो उसके साथ whom का प्रयोग करना अपने आप में नाजायज है, थोड़ा सा गलत है, गलत हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि मैं ये कहा whom I know, जिसको मैं जानता हूं, तो मैं क्लासरूम को जानता हूं? नहीं, मैं तो मल्लिका को जानता हूं ना। उसने मेरे क्लासरूम को डेकोरेट यानी बढ़िया तरीके से सजाया है। तो मैं जानता किसको हूं? मल्लिका को। तो वो आने वाला whom किसके लिए आया है बच्चों? मल्लिका के लिए, ठीक है। मल्लिका के लिए आया है, तो मल्लिका के लिए आया है तो भैया मल्लिका के पास ही रखना पड़ेगा ना, वरना मल्लिका नाराज हो जाएगी, ठीक है। तो एंटीसीडेंट जिस चीज के लिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो उसके ठीक पहले आएगी। तो मल्लिका के लिए अगर वो हमारा whom आया है तो इसको सेंटेंस को मैं क्या लिख दूं? क्या मैं इस तरीके से लिख दूं इसको? मल्लिका whom I know decorated the क्लासरूम। देखना जरा कि वाक्य का अर्थ हमारा ठीक बैठ गया क्या? अब मैंने कहा मल्लिका whom I know, अब देखा मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन ये रहा whom से पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मल्लिका। मल्लिका नहीं, पर्सन। क्या दिख रहा है? मल्लिका नहीं, पर्सन। मल्लिका पे फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है? पर्सन पे। तो क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको? एक पर्सन। क्या लिखा दिखलाई दिया हमें? एक पर्सन, ठीक है। मल्लिका अपने आप में क्या हो गई? पर्सन। और इसके ठीक बाद में क्या लिखा हुआ दिखलाई दिया बच्चों? एक डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम whom का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उस एंटीसीडेंट के बाद लगेगा जिस एंटीसीडेंट को वो क्वालिफाई कर रहा है, जिस एंटीसीडेंट की वो बात कर रहा है। तो जिस एंटीसीडेंट की वो बात करेगा हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन उसके नजदीक होगा, उससे दूर कभी नहीं होगा। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन थी यहाँ पे, ये पोजीशन ही गलत थी। इस पोजीशन को जब हमने सही करा तो मेरे पास लिखा हुआ आया मल्लिका whom I know, मल्लिका जिसे मैं जानता हूं, डेकोरेटेड द क्लासरूम, उसने हमारे क्लासरूम को सजाया है, डेकोरेट किया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी जो क्लास थी आज की वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर फोकस थी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे किसी वाक्य के अंदर आते हैं कितने प्रकार से ये यूज हो सकते हैं, कितने प्रकार से इनके काम किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्लास में समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है, आपके लाइक्स आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे हुए होने चाहिए और आप बताएं मुझे, यस सर लिख करके भेजेंगे तो मुझे समझ में आएगा हाँ ये मेरे बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। बच्चे वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू। हम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर और इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। हम केवल आपके एग्जाम सेंटर्ड इस तैयारी को लेकर के चल रहे हैं और हमारा आपसे वादा है आपको ये एग्जाम हम क्लियर करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, रेगुलर हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, कंटिन्यू हमारी क्लास लेते रहिए और ऐसी ही कुछ और बढ़िया चीज़ों के साथ में, बढ़िया टॉपिक्स के साथ में हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।